हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये जो लेक्चर है हमारा 11th बायोलॉजी के बच्चों के लिए। और हम और आप जानते हैं कि हमने 11th बायोलॉजी में स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 22, जिसका कि नाम है 11th बायोलॉजी रासायनिक समन्वय। क्या है बच्चों? रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसका जो बच्चों में आज लेके आया हूँ वो है अपना पार्ट नंबर 2। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनों के प्रकार और हार्मोनों की क्रियाविधि, यानी कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और हार्मोन किस प्रकार से अपना असर दिखाते हैं, यानी कि हार्मोन किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि दिखाते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही हेडिंगों की बात करने वाले हैं। पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनों के प्रकार की, कि हार्मोन कितने प्रकार के हैं, और दूसरा हम बात करेंगे हार्मोनों की क्रियाविधि की। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली जो स्लाइड है ये है हमारे पास। सबसे पहली जो स्लाइड है बच्चों, ये क्या कह रही है? देखिए, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं बच्चों हार्मोनों के प्रकार की। किसकी बच्चों? हार्मोनों के प्रकार की। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है हार्मोनों के प्रकार, और लिखा है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं। रासायनिक प्रकृति यानी कि वो किस केमिकल से बने हैं, किस केमिकल से बने हैं, इसके आधार पर जो है हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो देखिए, ये लिखा हुआ है हार्मोन, और हार्मोन बच्चों 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है पहला टाइप है हार्मोनों का रासायनिक प्रकृति के आधार पर, वो है बच्चों हमारे पास अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। किसकी व्युत्पन्न है बच्चों? अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। ये है अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। अमीनो अम्ल को बच्चों हम आगे जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए एमिनो एसिड। तो पहला हार्मोन का प्रकार है अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। दूसरा है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। क्या है बच्चों? ये यहाँ पर है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। क्या है बच्चों? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। चलिए, तो देखिए, हम वैसे भी जानते हैं कि जो प्रोटीन है बच्चों वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं बच्चों कि जो एमिनो एसिड हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? प्रोटीन का। तो पहला क्या है हमारे पास? अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न, यानी कि एमिनो एसिड से मिलकर बने जो हार्मोन हैं वो हो गए हमारे पास एमिनो अम्ल की व्युत्पन्न। दूसरा जो है वो है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन के किसके बने बच्चों? ये हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं और ये पेप्टाइड हो सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास हार्मोन का प्रकार है बच्चों वो है स्टेरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन? स्टेरॉयड। और चौथा जो हमारे पास हार्मोन का प्रकार है बच्चों वो है आयोडोथायरोनिन। कौन सा है बच्चों? आयोडो हार्मोन या आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के हो गए रासायनिक प्रकृति के आधार पर? 4 प्रकार के। पहला एमिनो एसिड की व्युत्पन्न है, दूसरा हमारे पास पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है, तीसरा है हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन और चौथा है हमारे पास आयोडोथायरोनिन, यानी कि इनमें आयोडीन मिलेगी। अब देखिए बच्चों, सबसे बढ़िया प्रश्न जो बनता है वो बनता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि फलाने हार्मोन की प्रकृति क्या है या किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। कौन से हार्मोन? अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न। और आपको सबसे पहले एग्जाम्पल याद करने हैं कि अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न कौन कौन से हार्मोन है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये कौन सी प्रकृति के हैं बच्चों? ये एमिनो अम्ल की व्युत्पन्न है, यानी कि ये दोनों जो हार्मोन हैं कौन कौन से? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब बच्चों, इनका ही एक और नाम होता है, इस हार्मोन को हम एड्रीनलिन भी कहते हैं। इस हार्मोन को बच्चों हम क्या कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम नॉर एड्रीनलिन, इस हार्मोन को हम नॉर एड्रीनलिन हार्मोन भी कहते हैं। आप ये दोनों नाम भी ऐड कीजिएगा। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एड्रेनलिन। और जो एपिनेफ्रिन है इसका नाम है नॉर एड्रीनलिन, यानी कि, और ये दोनों हार्मोन बच्चों कहाँ से स्रावित होते हैं? ये दोनों हार्मोन जो स्रावित होते हैं बच्चों ये होते हैं हमारी एड्रीनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से बच्चों? एड्रीनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से। तो पहला हमारे पास क्या है? एमिनो एसिड की व्युत्पन्न, और उसका एग्जांपल क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। ये हो गए बच्चों हमारे पास कौन से हार्मोन?
ये हैं बच्चों हमारे पास एमिनो एसिड की व्युत्पन्न, और जिसका एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसके बाद हम बात करते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन जो हार्मोन है, प्रकृति के हार्मोन है, तो वो कौन कौन से हार्मोन बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस के हार्मोन, मैं आगे लिख देता हूँ। ये कौन से हार्मोन है बच्चों? इसमें जो हमारे पास सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है वो है हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित है, और इसके द्वारा दो प्रकार के, मैं बता रहा हूँ दो प्रकार के, कई सारे नाम आएंगे, कई सारे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन उनके प्रकार कितने होंगे? दो प्रकार होंगे बच्चों। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होंगे उनकी प्रकृति क्या होगी? उनकी प्रकृति जो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन प्रकृति की, या हम सीधे कह दें प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होते हैं। तो पहला हमारे पास हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। दूसरा हमारे पास है पीयूष ग्रंथि जो है, उसके हार्मोन भी किस प्रकृति के होते हैं बच्चों? वो भी प्रोटीन या प्रकृति के होते हैं। अग्नाशय के हार्मोन, यानी कि अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके जो हार्मोन हैं वो भी किस प्रकृति के होते हैं बच्चों? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? दो प्रकार पढ़े हैं अभी तक हमने, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एमिनो एसिड की व्युत्पन्न हार्मोन है। दूसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमस, पीयूष और अग्नाशय के। अग्नाशय के कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन कौन सी प्रकृति के हैं? प्रोटीन प्रकृति के बच्चों। तीसरा हमारे पास है स्टेरॉयड हार्मोन। अब इसमें आपको क्या करना है? जनन से संबंधित जो हार्मोन है उनको याद रखना है। कैसे? एस्ट्राडाइओल, पहला एग्जाम्पल क्या? एस्ट्राडाइओल। और एस्ट्राडाइओल समूह का पहला एग्जाम्पल है बच्चों एस्ट्रोजन। और हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, पहले हम प्रोजेस्टेरॉन को याद करेंगे। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है बच्चों, ये दोनों हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों हार्मोन मादाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? दोनों हार्मोन मादाओं में। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मादाओं के हार्मोन है। किस समूह का, यानी ये एग्जाम्पल किस समूह का एग्जाम्पल है ये हार्मोन? इसको कहते हैं एस्ट्राडाइओल। एस्ट्राडाइओल जो हार्मोन का समूह है उसका एक एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन। जैसे कि हम पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, किसको? एक नर में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको कहते हैं एंड्रोजन या पुंजन हार्मोन, और उसका एक एग्जाम्पल होता है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा एग्जाम्पल? टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए, मादा में पाए जाने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और नर में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन कौन है बच्चों? स्टेरॉयड प्रकृति के हैं। कौन सी प्रकृति के हैं? स्टेरॉयड। इसके बाद हमारे पास एक हार्मोन बचा है कॉर्टिसोल। ये भी बच्चों एड्रिनल द्वारा स्रावित होता है। ये कहाँ से निकलता है बच्चों? ये स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से? एड्रिनल, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से। तो तीन प्रकार के हार्मोन हो गए। चौथे प्रकार पे चल रहे हैं बच्चों आयोडोथायरोनिन। और आयोडो शब्द आते ही हमें याद आता है आयोडीन। क्या याद आता है बच्चों? आयोडीन। और आयोडीन बनाने के लिए, आयोडीन का निर्माण होना या आयोडीन जरूरी है किसके लिए बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए थाइमस जो थायराइड ग्रंथि है, थाइमस नहीं, थायराइड जो ग्रंथि है उसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडोथायरोनिन जो हार्मोन है या आयोडीन प्रकृति का जो हार्मोन है वो क्या है बच्चों? थायरॉक्सिन। तो हमारे पास रासायनिक प्रकृति के आधार पर बच्चों चार प्रकार के हार्मोन हैं। सबसे पहला हमने देखा एमिनो एसिड की व्युत्पन्न है। दूसरा हमारे पास प्रोटीन प्रकृति के हैं, या आप कह दीजिए पेप्टाइड प्रकृति की या पॉलीपेप्टाइड प्रकृति की, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और स्टेरॉयड प्रकृति, और लास्ट है हमारे पास आयोडोथायरोनिन। आयोडोथायरोनिन का एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास क्या है? थायरॉक्सिन। ये केवल एक हार्मोन है जिसको आयोडीन चाहिए। दूसरा हमारे पास स्टेरॉयड, इसमें आपको याद करनी है जनन तंत्र से संबंधित एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, और एक याद करना है कॉर्टिसोल, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स द्वारा, आगे बात करेंगे कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है। प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, उसमें हमने देखा हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क में स्थित है। इसके बाद जो पीयूष ग्रंथि है वो भी मानव मस्तिष्क में स्थित है। और फिर हमने बात की एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि जिसका नाम क्या है बच्चों? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। और इसके कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और पहला हमने देखा है एमिनो अम्ल की जो व्युत्पन्न हार्मोन है, एमिनो अम्ल की व्युत्पन्न, उसमें है एपिनेफ्रिन जिसका नाम हम देंगे एड्रेनालिन, और नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रेनालिन। और ये हार्मोन किसके हैं? एड्रिनल के। तो एड्रिनल का एक हार्मोन तो आ गया एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और यहाँ पर भी एड्रिनल का एक एग्जाम्पल आया है कॉर्टिसोल। तो बच्चों ये आपको चार्ट ऐसे की ऐसे बनाना है, आपके रजिस्टर में बनाना है ना। और अगले संडे को इस जो वीडियो आ रहे हैं इस चैप्टर के, उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप
ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। भले ये चैप्टर 11th में नहीं है, लेकिन आगे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। तो हार्मोनों के प्रकार बच्चों, रासायनिक प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार है। एक बार मेरे साथ दोहरान कीजिए। सबसे पहला क्या है, हमारे पास एमिनो एसिड की व्युत्पन्न है। दूसरा प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। तीसरा स्टेरॉइड प्रकृति के हैं। और चौथा आयोडोथायरोनिन है। आयोडोथायरोनिन में थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलेगा। स्टेरॉइड में जनन तंत्र से संबंधित एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो नर में है, और एक है हमारे पास कॉर्टिसोल। हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और अग्नाशय ग्रंथि के हार्मोन, ये तीनों क्या है, प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। और पहला है हमारे पास एमिनो एसिड की व्युत्पन्न है, जिसमें याद करना है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये है बच्चों हमारे पास सेकंड स्लाइड, जिसमें हमने बात की है रासायनिक प्रकृति की, हार्मोनों के प्रकार की। आगे चलते हैं बच्चों, हम तीसरी स्लाइड पर चल रहे हैं और यहाँ हमारे पास है हार्मोनों की क्रियाविधि। क्या है बच्चों, हार्मोनों की क्रियाविधि। तो हार्मोनों की क्रियाविधि, अब देखिए हार्मोनों की क्रियाविधि को समझने से पहले बच्चों आपको कुछ बातें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं बच्चों, वो कौन कौन सी बातें आपको याद करनी है? देखिए मैं इसको थोड़ा इधर से खिसका देता हूँ, अब आपको दिखाई दे रही है। हार्मोनों की क्रियाविधि देखिए, एमिनो एसिड, ये बच्चों एमिनो एसिड है, मैं ए लिखूंगा डबल ए, इसका मतलब क्या है एमिनो, इसका मतलब है बच्चों अमीनो अम्ल। क्या मतलब है बच्चों इसका, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल की व्युत्पन्न और प्रोटीन हार्मोनों की क्रियाविधि समान होती है। पहले और दूसरे जो हार्मोन पढ़े बच्चों हमने, एक एमिनो एसिड का व्युत्पन्न और एक प्रोटीनीय प्रकृति का हार्मोन, इन दोनों की क्रियाविधि क्या होगी बच्चों, समान होगी। किस किस की, एमिनो एसिड से जो व्युत्पन्न हार्मोन है, मैं व्हाइट कलर लेता हूं बच्चों, जो हमारे पास एमिनो एसिड की व्युत्पन्न हार्मोन है और जो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है, प्रोटीन प्रकृति के, इन दोनों की क्रियाविधि जो है, मैकेनिज्म जो है बच्चों, वो एक समान होती है। क्रियाविधि क्या होती है बच्चों, एक समान होती है। तथा स्टेरॉइड व आयोडोथायरोनिन हार्मोनों की क्रियाविधि समान होती है। यानी कि पहले और दूसरे जो हार्मोन है इनकी क्रियाविधि बच्चों क्या होगी, सेम। और हमारे पास जो तीसरा और जो चौथा हार्मोन है इनकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि क्या होगी बच्चों, सेम होगी। पहले की दूसरी की क्रियाविधि सेम है और तीसरे और चौथे की क्रियाविधि सेम है। तो ये पहला पॉइंट बच्चों क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हार्मोन अपने लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित, हार्मोन कैसे काम करता है, तो हार्मोन अपने लक्ष्य ऊतकों पर, लक्ष्य ऊतक का मतलब होता है जहां पर वो हार्मोन काम करेगा, अपनी क्रिया दिखाएगा। तो हार्मोन जो है अपने लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट हार्मोन ग्राही प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं बच्चों, हार्मोन जाएगा रक्त के माध्यम से और रक्त के माध्यम से जाने के बाद जहां पर उसको क्रियाविधि करनी होती है, जो उसका लक्ष्य स्थल है, लक्ष्य कोशिका है, उस पर यानी कि विशिष्ट ग्राही पर क्या होगा, विशिष्ट हार्मोन ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि वो हार्मोन वहां पर जाकर किससे जुड़ेगा, उसके ग्राही से, रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा और अपना प्रभाव डालते हैं। रिसेप्टर से जाकर जुड़ेगा और वहां पर अपना प्रभाव प्रकट करेगा। और ये ग्राही 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, वहां पर लिखा हुआ है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या लिखा हुआ बच्चों, 2 प्रकार के। तो ये जो ग्राही है वो कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 2 प्रकार के। यानी कि हार्मोन गया रक्त के माध्यम से और रक्त के माध्यम से जहां पर उसको क्रिया करनी है वहां पर पहुंचेगा, रक्त के माध्यम से जहां पर उस हार्मोन की क्रियाविधि होनी है वहां पर पहुंचेगा और किससे जाकर जुड़ेगा, तो उसका विशिष्ट ग्राही, स्पेशल उसको रिसेप्टर पाया जाएगा जिस जहां पर वो ग्रहण किया जाएगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 उदाहरण है बच्चों, किसके, रिसेप्टर्स के, किसके बच्चों, जो रिसेप्टर्स हैं, जो ग्राही हैं, जो कोशिकाओं पर पाए जाएंगे, लक्ष्य कोशिकाओं पर, वो रिसेप्टर्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला जो प्रकार है बच्चों वो है झिल्ली योजित ग्राही। कौन सा है बच्चों, झिल्ली योजित ग्राही, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए कैसे, ये मान लीजिए बच्चों कोई कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इस कोशिका पर क्या होते हैं बच्चों, इस कोशिका पर कुछ विशेष ग्राही पाए जाते हैं। ये हो गया बच्चों हमारे पास ग्राही, ये है हमारे पास ग्राही। यानी कि कोशिका की झिल्ली पर जो ग्राही पाए जाएं, कोशिका की सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पर जो ग्राही पाए जाएं उनको कहते हैं बच्चों हम, रेड कलर दिखाई नहीं देगा बच्चों आपको, ग्रीन ले लेते हैं एक बार, देखिए कैसा दिखता है। हाँ, तो झिल्ली योजित ग्राही, मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए रिसेप्टर्स।
कहाँ पर बंधे होंगे बच्चों? कोशिका की बाहरी सतह पर यानी कि मेम्ब्रेन पर। तो ये जो ग्राही है बच्चों, जो कोशिका की झिल्ली पर पाए जाएंगे, इनको कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, यानी कि कोशिका की झिल्ली से योजित का मतलब है बच्चों जुड़े हुए जो ग्राही हैं वो हो गए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, या इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, MBR। ये कहाँ होते हैं? ये लक्ष्य CM यानी कोशिका झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं ये आपको याद करना है, लक्ष्य CM पर, यानी कि यहाँ पर हार्मोन काम करने आएगा तो उसकी जो CM है वहाँ पर उपस्थित होगा। तो पहला तो कहाँ हो गया बच्चों? कोशिका झिल्ली पर। और दूसरा हमारे पास क्या है? अंतराकोशिकीय ग्राही। अंतराकोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही होगा, यानी कि इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। कोशिका के अंदर जो ग्राही है, जैसे कि कोई ग्राही यहाँ पर पड़ा हो, कहाँ पर पड़ा हो बच्चों? कोशिका के अंदर, तो उसको कहेंगे हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, यानी कि अंतराकोशिकीय ग्राही। ये लक्ष्य कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही होते हैं। तो बच्चों ग्राही कहाँ हैं? दो ग्राही हैं, एक तो कोशिका की झिल्ली पर है और एक कोशिका के अंदर है। और ये जो ग्राही हैं अंदर, ये एक विशेष स्थान में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं केंद्रक, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक। तो ये लाइन क्या कह रही है? ये अधिकांशतः केंद्रक में उपस्थित होते हैं, यानी कि इनको केंद्रीय ग्राही भी कहते हैं। ऐसे ग्राही, मतलब ग्राही कौन है? जहाँ पर कोई हार्मोन का अणु आएगा और उससे जुड़कर क्या करेगा? कार्य करेगा। हार्मोन अपना प्रभाव दर्शाएगा ग्राही से जुड़कर। अब जो ग्राही है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार की क्रियाविधि हो गई बच्चों, दो प्रकार के हम देखेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे की क्रियाविधि क्या है? सेम। और हमारे पास तीसरा और चौथा जो है उनकी क्रियाविधि क्या है? सेम। तो दो प्रकार के हार्मोन हो गए क्रियाविधि के लिए। रासायनिक प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के, लेकिन क्रियाविधि के आधार पर हम देखें तो कितने प्रकार बच्चों? 2। तो 2 प्रकार के ग्राही हो गए दोनों के लिए। एक तो हो गया हमारे पास कौन सा? जो ग्राही झिल्ली से जुड़े हैं, और दूसरा हो गया बच्चों हमारे पास जो ग्राही केंद्रक में है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो झिल्ली योजित और अंतराकोशिकीय ग्राही यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित, और ये जो कोशिका के अंदर है वो ज्यादातर यानी मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? कोशिका में पाई जाती है, सॉरी केंद्रक में पाई जाती हैं। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास कौन सा? ये हो गया हमारे पास अगली स्लाइड। हम आगे चल रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये क्रियाविधि हम दिखाने वाले हैं। ये क्रियाविधि है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि पहले प्रकार का और जो दूसरे प्रकार का हार्मोन है वो क्रियाविधि में क्या है बच्चों? सेम है। पहला कौन सा? एमिनो एसिड वाले, यानी कि एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन। और दूसरे कौन से बच्चों? जो हार्मोन प्रोटीन के बने हैं, वो दोनों क्रियाविधि में क्या है? सेम है। तो पहला हमारे पास है प्रोटीन और पेप्टाइड, या इसका मतलब है बच्चों एमिनो एसिड। नहीं है, ये एमिनो एसिड है। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन और या एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोनों की क्रियाविधि। पहले और दूसरे की क्रियाविधि हम पहले ले रहे हैं। और ये जो प्रोटीन और एमिनो एसिड के जो व्युत्पन्न हार्मोन है ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हम कह दें कि जल में घुलनशील हार्मोनों की क्रियाविधि। या तो कह दो एमिनो एसिड की व्युत्पन्नों की क्रियाविधि, या फिर कह दे प्रोटीनों की, क्योंकि एमिनो एसिड मिलकर ही क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोटीन। तो दोनों की क्रियाविधि क्या हो जाएगी? सेम। और प्रोटीन जल में घुलनशील है, इसलिए ये कौन से हार्मोन हो गए बच्चों? जल में घुलनशील हार्मोनों की क्रियाविधि। अब ये क्या करते हैं बच्चों? ये हमारी बुक का NCERT का चित्र है। अभी इसको मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। नहीं तो मान लीजिए ये कोई कोशिका झिल्ली है, ये क्या है बच्चों? कोई सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या है? हमारे पास कोई यूजी नहीं बच्चों, ग्राही उपस्थित है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ग्राही उपस्थित है। और ये इसका बच्चों क्या है? केंद्रक है। तो जो हार्मोन आएगा कौन सी प्रकृति का? ये हार्मोन आ रहा है मान लो कौन सी प्रकृति का? एमिनो एसिड प्रकृति का या प्रोटीन प्रकृति का। तो ये एमिनो एसिड या प्रोटीन प्रकृति का जो हार्मोन है ये आता है, अपने लक्ष्य स्थल तक आएगा और कोशिका झिल्ली पर जो ग्राही है उस पर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स संकुल का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों? किसका? हार्मोन ग्राही संकुल। इस संकुल को क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको नाम देंगे हार्मोन ग्राही संकुल। क्या नाम देंगे बच्चों? हार्मोन ग्राही संकुल। किसको? हार्मोन और ग्राही दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? हार्मोन ग्राही संकुल, यानी कि दोनों को जुड़ना। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों? ये हार्मोन कौन से? एमिनो एसिड वाले और प्रोटीन वाले, क्योंकि दोनों की क्रियाविधि क्या है बच्चों? सेम है। एमिनो एसिड वाले और प्रोटीन वाले दोनों की क्रियाविधि सेम, इसलिए ये हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं। झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं और ये सामान्यतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। ये यहीं पर बंद बना के पड़े रहेंगे,
क्या होगा बच्चों, ये देखिए हमारे पास हार्मोन है जैसे कि FSH। इस प्रयोग में हमारी बुक में क्या दे रखा है, एक हार्मोन लिया है जो कि क्या है, FSH। FSH का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, पुटिका प्रेरक हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये प्रकृति में कैसा है बच्चों, ये प्रकृति में प्रोटीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का बच्चों, प्रोटीन प्रकृति का। तो अब ये देखिए ये क्या बनाई है इसने, थोड़ा चित्र क्लियर नहीं होगा बच्चों, आप किताब में भी देख सकते हैं एक बार। ये हमारे पास है कोशिका झिल्ली, ये क्या है बच्चों, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली पर ये क्या है हमारे पास, ये ग्राही है, ये लिखा हुआ बच्चों, ये ग्राही है। और ये हार्मोन आया है, कौन सा हार्मोन है, FSH, पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब ये क्या करता है, इस कोशिका की CM है उसके ग्राही पर जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर लेगा बच्चों, हार्मोन ग्राही संकुल का। अब ये क्या करता है, अपनी क्रियाविधि करने के लिए यहाँ जुड़ गया लेकिन अंदर नहीं जाता, यानी कि मैसेज तो आया है कि कोई काम करना है लेकिन खुद मैसेज अंदर जाकर नहीं दे सकता। फिर ये क्या करता है, तो इनके जुड़ने के बाद एक रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, और ये क्या करेगा, दूसरे संदेशक, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, दूसरे संदेशक की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति बच्चों, दूसरे संदेशक की उत्पत्ति। और उत्पत्ति किसकी करता है, दूसरे संदेशक के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ पर है चक्रीय AMP और यहाँ पर लिख रहा है या कैल्शियम 2+ आयन, यानी कि द्वितीयक उत्पत्ति जो होगी, द्वितीयक संदेशक की उत्पत्ति, उस वो द्वितीयक संदेशक क्या बनेंगे, दोबारा से सुनिएगा। एमिनो एसिड या प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन हैं वो परिधि से ही जाकर जुड़ेंगे कोशिका झिल्ली से, यानी कि ये कहाँ क्रिया करेंगे, ये लिखा हुआ है कि ये केवल झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं, यानी कि बाहर आकर रुक जाते हैं, प्रोटीन वाले परिधि पर काम करेंगे। आप ऐसे याद कर लीजिए, P4 प्रोटीन और P4 परिधि। प्रोटीन जो हार्मोन प्रकृति में वो किसी भी कोशिका पर जाकर उसकी परिधि पर काम करेंगे और अंदर नहीं जा सकते। अब अंदर तो कोई हार्मोन है, काम करेगा, यानी कि सूचना चाह रही है भाई, बाहर आके जुड़ गया, लेकिन अंदर तो कोई मैसेज भेजना है, तो ये क्या करता है, खुद बाहर रहता है लेकिन कोशिका वालों जो आदमी होते हैं उनको ठग लेता है कि तुम जाके मेरा काम करो, ये तुम्हारा इसमें ये लालच होगा। तो ये क्या करता है, दूसरे संदेशक की उत्पत्ति कर देता है। और दूसरे संदेशक की उत्पत्ति किसके रूप में करता है, या तो बनता है CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और या फिर करता है किसका निर्माण, अभी फुल फॉर्म लिखी हुई है बच्चों, और या फिर करता है कैल्शियम आयन का निर्माण। तो देखिए ये हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं और ये सामान्यतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मैंने क्या कहा, P4 परिधि, P4 प्रोटीन, परंतु द्वितीयक संदेश वाहकों का निर्माण या उत्पादन करते हैं और अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं, दूसरे संदेश वाहक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, दो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, और दोनों आपस में मान लीजिए बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी आता है इनके बीच में, नारद जी। नारद जी इधर आते हैं, नारायण नारायण, इधर आते हैं, नारायण नारायण। तो यहाँ से मैसेज भेजना है यहाँ, अब कौन जाए, तो ये नारद जी बीच में आते हैं। कौन आते हैं बच्चों, नारद जी। हालांकि भगवानों का एग्जाम्पल लेना गलत बात है। तो ये है हमारे पास FSH, प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन, ये अंदर नहीं जा पा रहा, तो क्या करेगा, सेकेंडरी संदेशक, सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण करेगा। अब ये लाइन NCERT में नहीं है कि प्राथमिक संदेशक कौन है, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, प्राथमिक संदेशक खुद हार्मोन है। प्राथमिक संदेशक कौन है, क्योंकि पहली बार मैसेज कौन लेके आया, हार्मोन। तो प्राथमिक संदेशक अंदर नहीं जा पा रहा, तो क्या किया, द्वितीयक मैसेंजर का निर्माण कर दिया। और द्वितीयक मैसेंजर ये प्रतिक्रिया दूसरे संदेशक की उत्पत्ति, और किसकी उत्पत्ति करेगा, यहाँ पर लिखा है बच्चों, कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। द्वितीयक संदेश वाहक कौन कौन से बनेंगे, Ca 2+ आयन, C बड़ा, A छोटा और 2+ आयन। बच्चों टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मेरी, कैल्शियम प्लस आयन बनेंगे। CAMP साइक्लिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, साइक्लिक यानी कि चक्रीय, इसको चक्रीय भी लिख सकते हो आप, साइक्लिक ऑब्लिक चक्रीय दिख रहा है बच्चों। एडिनोसिन चक्रीय, जैसे बच्चों को होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 मोनोफॉस्फेट, या तो लिख दीजिए मोनोफॉस्फेट, कौन सा, एडिनोसिन, या तो लिख दो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या चल जाएगा एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 5वें कार्बन से जुड़ता है। ये 12th में चैप्टर है, उसमें बात करेंगे। तो द्वितीयक संदेश भाग, यहाँ जो सेकेंडरी मैसेंजर बन रहा है, जो नारद जी की बात कर रहे हैं, वो कौन है, वो है कैल्शियम 2+ आयन, या फिर बनेगा चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर बनेगा चक्रीय ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। बच्चों जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, चक्रीय ग्वानोसिन
ग्वानोसिन और बाकी का नाम सेम, मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा क्या बन सकता है बच्चों, DAG। DAG का पूरा नाम है डाई एसिल ग्लिसरॉल। क्या नाम है बच्चों, DAG का डाई एसिल ग्लिसरॉल। या फिर बनेगा IP3। बच्चों ये IP3 ऐसे लिखना है आपको। क्या लिखना है बच्चों, IP3। 3 उसके बेस में है, आधार में। और IP3 का मतलब है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो हार्मोन का एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है हमारे पास FSH हार्मोन, यानी कि प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन जो है वो उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास FSH हार्मोन। तो दोबारा से सुनिए हुआ क्या है, पहले और दूसरे की क्रियाविधि सेम है। पहले हार्मोन और दूसरे हार्मोन की क्रियाविधि क्या है बच्चों, सेम है। अब क्या करता है, चाहे तो एमिनो एसिड का भी उत्पन्न हो, चाहे प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन हो, वो डायरेक्ट जाकर जुड़ता है परिधि से, यानी कि कौन से ग्राहियों से जाकर जुड़ेगा बच्चों, झिल्ली योजित ग्राहियों से। और झिल्ली योजित ग्राहियों से जुड़ने के बाद अंदर नहीं जा पाता है, तो क्या करता है, खुद की प्रकृति मतलब उससे जुड़ेगा और दूसरे संदेश भागों का निर्माण करेगा। दूसरे संदेश भाग में क्या बन सकता है, 5 चीजें। लेकिन बच्चों NCERT में सिर्फ 2 ही चीजें दे रखी हैं, तो आपको इन दोनों पे ही फोकस करना है। ठीक है बच्चों, द्वितीयक संदेश भाग के रूप में 2 चीजें बनेंगी। द्वितीयक संदेश भाग के रूप में 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो बनेगा CAMP यानी कि साइक्लिक यानी कि चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और या फिर बनेगा बच्चों कैल्शियम 2+ आयन। आपको दोनों जो नाम है उन पर ही फोकस करना है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिख दी है, कैल्शियम 2 आयन हो गया CAMP, CGMP, इसके बाद DAG और IP3 ऐसे लिखना है बच्चों आपको, IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और इसका एग्जांपल क्या है, FSH हार्मोन। तो देखिए क्या हुआ, बाहर आकर जुड़ा, द्वितीयक संदेश वाहकों का निर्माण किया, ये मैंने पेन चेंज करके लिखा हुआ है, और उत्पादन करता है, और अंततः कोशिका की जो क्रियाविधि है उपापचय का नियमन करता है। जो काम उस हार्मोन को करना है उस कार्य को संपन्न करता है। तो इस प्रकार बच्चों पहले और दूसरे की क्रियाविधि यानी कि एमिनो एसिड और प्रोटीन वाली जो हार्मोन है उनकी क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम दूसरे जो क्रियाविधि है उस पर चलते हैं बच्चों। ये लीजिए बच्चों, और अब हम जानते हैं कि तीसरा हार्मोन और चौथा जो हार्मोन है उनकी क्रियाविधि क्या होती है बच्चों, सेम होती है। किसकी, तीसरे और चौथे की। तो देखिए तीसरा कौन सा था बच्चों, स्टेरॉयड हार्मोन। चौथा आयोडो हार्मोनों की क्रियाविधि तीसरे और चौथे की। हमने लिखा था कि तीसरे और चौथे जो हार्मोन है उनकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो क्रियाविधि, और वो जल में घुलनशील क्या थी बच्चों, हार्मोन थे। ये हैं वसा में घुलनशील हार्मोन। कौन से हार्मोन बच्चों, वसा में घुलनशील हार्मोन। अब इनकी क्रियाविधि सुनिए। इसका एग्जाम्पल तो क्या है बच्चों, एस्ट्रोजन। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों एस्ट्रोजन, शायद आपको दिखाई नहीं दे पाएगा बच्चों, अगली बार से थोड़ा सा बड़ा फोटो लगाया जाएगा, टेंशन ना ले इसके लिए। ठीक है बच्चों, बड़ा फोटो लगाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोन कौन सा, जैसे कि एस्ट्रोजन, और ये अणु दिया हुआ है एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये किसका अणु दिया है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है बच्चों, और ये है हमारे पास कोशिका झिल्ली। ये क्या है बच्चों, हमारे पास कोशिका झिल्ली, और इसमें बाई जो लेयर है, बाई लिपिड लेयर जो है वो बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास हार्मोन एस्ट्रोजन, और ये है हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा कोशिका झिल्ली। तो ये लिखिए बच्चों, गर्भाशय कोशिका भित्ति। ये भित्ति नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आप कीजिएगा झिल्ली। उम्मीद है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वाइट में। तो ये है कोशिका झिल्ली, किसकी, गर्भाशय की झिल्ली है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहाँ काम करेगा बच्चों, गर्भाशय की दीवार पर आया। अब ये क्या करता है, देखिए ये हार्मोन अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करते हैं। अंतराकोशिकीय ग्राही बच्चों, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स ICR। 2 प्रकार के ग्राही थे, एक तो कोशिका की जो झिल्ली है उसकी बाहर की सतह पर, और एक कोशिका के अंदर। तो ये जो स्टेरॉयड तीसरे और चौथे हैं वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो है उनसे क्रिया करेंगे। तो ये हार्मोन अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करते हैं, और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र बनाकर ये बच्चों हमारे पास क्या है, ग्राही है, और ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, हार्मोन है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास कोई हार्मोन है। इन दोनों की क्रिया के द्वारा जो बना है इसी को कहते हैं हम हार्मोन ग्राही सम्मिश्र, और सम्मिश्र को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स। तो क्या किया बच्चों, अंतराकोशिकीय ग्राहियों से जुड़े, अंदर वाले यहाँ पर पड़े होंगे ये, और हमने लिखा था या तो यहाँ होते हैं और या फिर कुछ यहाँ होते हैं केंद्रक के अंदर। ठीक, तो ये हार्मोन अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करते हैं तथा हार्मोन ग्राही सम्मिश्र बनाकर केंद्रक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जुड़े बच्चों
ग्राही से जुड़े और कौन बना, ये बना हार्मोन ग्राही सम्मिश्र यानी संकुल कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ प्रवेश करेंगे, केंद्रक में प्रवेश करते हैं। और केंद्रक में प्रवेश करने के बाद जीनोम के साथ, जीनोम बोले तो बेटा अभी तुम याद कर लेना, जीनोम का मतलब गुणसूत्र, और या फिर आप याद कर सकते हो डीएनए, क्योंकि जीनोम क्या है, अगुणित कोशिकाओं में जो जीनों की संख्या होती है उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। तो जीनोम के साथ पारस्परिक क्रिया करके यानी कि उसके डीएनए के साथ जुड़ करके जीन अभिव्यक्ति या गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। जीन अभिव्यक्ति 12th में एक हेडिंग है बच्चों, जीन अभिव्यक्ति। फिलहाल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक चीज़ पहले आप देख लीजिए, नोट लगी हुई है कि स्टेरॉयड हार्मोनों की क्रियाशीलता, ये स्टेरॉयड हार्मोन है बच्चों, स्टेरॉयड हार्मोन की क्रियाशीलता धीमी होती है, यानी सेकंड वाली क्रियाविधि क्या है बच्चों, धीमी होती है, और परंतु लंबे समय तक प्रभावी होती है। काम धीरे करते हैं, कड़वा जहर है, काम धीरे करेगा लेकिन लॉन्ग टाइम तक असर करेगा। कौन, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हार्मोन की क्रियाविधि क्या होती है बच्चों, धीमी, लेकिन ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक प्रभावी होते हैं। अब बच्चों देखिए इसकी क्रियाविधि देखिए, मैं इसको चित्र को समझा देता हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन आया बच्चों, ब्लैक कलर लें, क्या आया बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन आया। अब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, इसका बताओ कौन से प्रकार के हार्मोन है बच्चों, बहुत बढ़िया, एस्ट्रोजन प्रकार के। तो एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड प्रकार के, कौन से बच्चों, स्टेरॉयड प्रकार का हार्मोन है कौन, एस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है आगे, तो ये सीधा कोशिका झिल्ली को पार करते हुए अंदर आता है और यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बच्चों कहाँ जाता है, केंद्रक में जाता है, और केंद्रक में जाने के बाद उसके जीनोम से, उसके गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है। तो ये बनी हुई है बच्चों यहाँ पर केंद्रक। चित्र थोड़ा सा कम साफ आ रहा है बच्चों, अब किताब में देख लीजिएगा। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये लिखा हुआ है बच्चों जीनोम यानी कि जीनोम यानी कि डीएनए या गुणसूत्र। डीएनए या गुणसूत्र से क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए, फिर बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के बाद क्या होती है, प्रतिक्रियात्मक। अब देखिए आपने यही क्रियाविधि, मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ बच्चों, क्या है क्या नहीं है। आप ऐसे समझिएगा कि हमारी कोशिका में क्या होता है बच्चों, डीएनए। हमारी कोशिका में क्या होता है बच्चों, डीएनए, और डीएनए जो है वो बनाता है बच्चों एमआरएनए। और वैसे एमआरएनए के सारे आरएनए बनते हैं, यानी कि डीएनए से तो बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है बच्चों प्रोटीन। क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। और ये लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियमन करता है, लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियमन क्या करता है बच्चों, जो प्रोटीन है, आपने 10th में कक्षा में पढ़ा था, लक्षणों की जो वंशागति होता है या जो लक्षण प्रकट होते हैं वो किसके कारण होते हैं बच्चों, प्रोटीन के कारण। कक्षा 10th में हमने पढ़ा है। तो लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियमन कौन करता है, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन कब बनेगा, जब डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है बच्चों प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही है जो लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियमन करता है। तो पिछले स्लाइड पर हम चलते हैं बच्चों, क्या कहा था, ये केंद्रक है, ब्लैक कलर लिया जाए, ये केंद्रक है। केंद्रक में क्या होता है बच्चों, जीनोम या गुणसूत्र होता है। वो क्या बनाता है, जीनोम यानी कि गुणसूत्र यानी कि डीएनए। डीएनए क्या बनाता है बच्चों, एमआरएनए लिखा हुआ है, और एमआरएनए क्या बनाता है बच्चों, प्रोटीन। और जो प्रोटीन है वो लिखा हुआ है शारीरिक प्रतिक्रियात्मक, यानी कि ऊतक वृद्धि और विभेदन करता है, यानी कि कोई भी जो लक्षण है उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों चित्र के नीचे बी चित्र है, ये स्टेरॉयड हार्मोन, हार्मोन क्रियात्मकता की प्रक्रिया की आरेखीय प्रस्तुति। खैर ये लाइन कोई काम की नहीं है। तो बच्चों ये है हमारे पास क्रियाविधि। ये मैंने बता दिया है कि डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करता है, किसी लक्षण का नियंत्रण करता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या देखा, हार्मोनों के प्रकार। मैं एक बार रिवाइव करा देता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, हार्मोनों के प्रकार और हार्मोनों की क्रियाविधि। फिर चले हम हार्मोनों की प्रकृति, जो रासायनिक प्रकृति है वो 4 प्रकार की, एमिनो एसिड की व्युत्पन्न, प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन प्रकृति के, स्टेरॉयड प्रकृति के, और आयोडोथायरोनिन यानी आयोडीन प्रकृति के। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन किसके हैं, एमिनो एसिड प्रकृति के। प्रोटीन प्रकृति में हाइपोथैलेमस के, पीयूष के, हाइपोथैलेमस के, पीयूष के, अग्नाशय के, अग्नाशय में कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। स्टेरॉयड प्रकृति में सारे के सारे जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन ले आए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये थोड़ी सी स्लाइड हिल गई है बच्चों, ये लीजिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और एक कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से। इसमें एक ही आता है बच्चों, थायरोक्सिन। तीसरा
हार्मोन की क्रिया विधि पहले और दूसरे की सेम, तीसरे और चौथे की सेम। एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन, तो दोनों की क्रिया विधि बच्चों सेम। प्रोटीन पे परिधि पे प्रोटीन, प्रोटीन वाली या जो प्रोटीन प्रकृति और एमिनो एसिड की प्रकृति वाली हार्मोन है वो बच्चों कहाँ जाकर जुड़ेंगे, सीधी की सीधी परिधि पर। वहाँ अंदर नहीं जा पाती, क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी यानी द्वितीयक संदेशक यानी संदेश भाग का निर्माण करेंगे। तो कहाँ जुड़ते हैं, झिल्ली योजित, दो ग्राही हैं, झिल्ली योजित और दूसरा है कोशिका के अंदर वाला, ये देख लिया था। इससे हार्मोन में इस पेज में हमने किसकी बात की बच्चियों, प्रोटीन प्रकृति की या एमिनो एसिड की व्युत्पन्न जो है वो बाहर रह जाएंगे, अंदर सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण करेंगे और वहाँ निर्माण करने के बाद जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेंगे। और जो शरीर की प्रतिक्रियात्मक है, जैसे एफएसएच प्रोटीन वाला है, तो एफएसएच क्या है बच्चों, पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो अंडाशय में जो पुटिका बनती है यानी कि अंडाणु के निर्माण के समय जो पुटिका बनती है उनकी वृद्धि का क्या करेगा, कार्य करवाएगा। तो ये देख लिया था बच्चों। फिर हमने देखा कि जो तीसरे और चौथे प्रकार की हैं यानी स्टेरॉइड और आयोडीन प्रकृति की, वो क्या करते हैं बच्चों, अंदर जाते हैं हार्मोन और जो ग्राही है उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं, केंद्रक के अंदर जाते हैं, केंद्रक के अंदर के जाने के बाद उसके डीएनए या उसके जीनोम या उसके गुणसूत्र के साथ जाकर जुड़ जाते हैं और वहाँ से एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन जाकर लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार बच्चों ये यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन था, ये छोटी मोटी जो बातें थी वो समाप्त हो गई हैं। अगले वीडियो से हम बच्चों, अगले वीडियो से अब हम ग्रंथियां स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो हमारी जो ग्रंथि होगी वो होगी बच्चों हाइपोथैलेमस। एक वीडियो में बच्चों हम एक ग्रंथि को कवर करेंगे। कितनी ग्रंथियों को बच्चों, एक वीडियो में हम एक ग्रंथि को कवर करने का कार्य करेंगे। अब उसके लिए चाहे तो वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, तैयारी करते रहिएगा। और संडे को ऑनलाइन टेस्ट जो है इसी चैप्टर का रखा जाएगा, इसके लिए आप मेहनत करें, तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।